नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान सागर भारत। आज हम अपनी वॉर सीरीज में कारगिल युद्ध को कवर करने का प्रयास करेंगे। कारगिल युद्ध शुरू क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, दोनों ही देशों को किन अन्य विदेशी देशों से डिप्लोमेटिक समर्थन प्राप्त हुआ, इस युद्ध के प्रभाव क्या हुए, इस युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये बता देना ज़रूरी है कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा था। इस युद्ध के होने के मुख्य कारण के रूप में भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ने वाला, अगर आप मैप देख पा रहे हो तो ये क्षेत्र जिसे हम आज सियाचिन के नाम से जानते हैं, ये प्रमुखतः इस विवाद का प्रमुख कारण था। यदि मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूं तो आपको पता चलेगा कि इस क्षेत्र से सटा हुआ पाकिस्तान का एक अन्य क्षेत्र है जिसे हम लोग गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। ये भी भारत का एक प्रांत है भारतीय दावे के अनुसार। और यदि मैं आपको बताऊं तो 1999 से पहले इस क्षेत्र को सरकारडू तहसील के नाम से जाना जाता था। बाद में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में इलेक्शन कराने का प्रयास किया और वो सफल भी रहा अपने तौर पर, भले वो लोकतांत्रिक रहा हो या ना, वो एक अन्य प्रश्न है। और उस तरीके से इस प्रांत का नाम आज आधुनिक तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान है। इस नाम से हम इस प्रांत को जानते हैं। ये विवाद का एक प्रमुख कारण था उस युद्ध का। यदि मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं तो हम सभी को ये पता है कि किसी भी युद्ध के होने के पीछे दो प्रमुख कारण होते हैं। एक वो जो तुरंत होते हैं, जिन्हें हम अल्पकालिक के नाम से जानते हैं। एक वो जो लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, जो सुलझे नहीं होते हैं और दोनों ही देशों के बीच में कड़वाहट का कारण होते हैं, जिन्हें हम दीर्घकालिक के नाम से जानते हैं। क्षेत्र में 2500 भारतीय सैनिक तैनात थे। ये पूरा क्षेत्र 300 किलोमीटर का पड़ता है और क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है तो काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ भारतीय और पाकिस्तानी जो रक्षा क्षेत्र थे वो बने हुए थे। ये 14,000 से 18,000 की फुट पर बना हुआ रक्षा क्षेत्र है और सर्दी के मौसम में इस क्षेत्र में जो ठंड पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा असहनीय होती है सैनिकों के लिए। अंततः 98 की सर्दियों में दोनों ही देशों ने आपसी सामंजस्य से ये तय किया कि गर्मी आने तक दोनों सेनाएं अपनी पोस्टों से हट जाएंगी और गर्मियाँ आने पर फिर पुनः अपने पोस्टों में जाना शुरू करेंगी। ये एक कमजोरी थी भारतीय डिप्लोमेसी की, कहिए या उस समय की राजनीति की। ये हमारे सैनिक उस साजो सामान के साथ नहीं थे, टेक्नोलॉजी की उस हिसाब की नहीं थी। चाहे जो भी कारण हो, वहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड सही से निर्मित नहीं थे, आर्टिलरी गन्स जो थी वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, जिससे जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाकर कब्जा कर लिया, पुनः उन पे भारतीय फ़ौजों को कब्जा करने में काफ़ी समय लग गया, लगभग 2 से 3 माह का, जो कि छोटी बात नहीं कही जा सकती है। यदि उन लंबे कारणों की ओर आपको अगर लाने का मैं प्रयास करूं तो आपको पता चलेगा कि लंबे कारणों में विभाजन से ही दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर के अपने अपने दावे थे। शिमला एग्रीमेंट और पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि वो युद्ध नहीं करेगा फिर भारत के साथ, लेकिन उससे खुद पाकिस्तान के अंदर ही असमंजस की स्थिति थी। पाकिस्तानी जनता इस समझौते को सही नहीं मानती थी। फिर भारत ने 84 के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम मेघदूत था, क्योंकि उस दौरान भी पाकिस्तान ने इस प्रकार का प्रयास किया था कि सियाचिन के क्षेत्रों पर कब्जा कर ले। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी से सियाचिन के ज़्यादातर महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि वेद प्रकाश मलिक जो उस समय के आर्मी चीफ थे, उनके अनुसार ये कहना कि इस क्षेत्र में जो बंकर बनाए थे पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तानी सैनिकों ने, वो 80 से 90 के दौर के थे। इसका मतलब कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, या वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर वो बंकर बन चुके हैं। खैर, अगला मुद्दा ये था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार जनता को असल मुद्दों से भटकाना चाहती थी। वो असल मुद्दे क्या है हम उस पर आएंगे जल्दी जल्दी, लेकिन ये वो दीर्घकालिक और अल्पकालिक कारण थे जिसने इस युद्ध को खड़ा किया, विकसित किया और अंत में इसकी आहुति लगभग 1200 से 1500 सैनिकों के तौर पर दोनों ही देशों को झेलनी पड़ी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने ये जो मई के दौरान ये जो हमला किया, ये वाजपेयी की लाहौर यात्रा जो कि 20 फरवरी को होने वाली थी,
उससे लगभग 15 दिन पूर्व थी, इसलिए इसको सुनियोजित भी कहा जाता है। पाकिस्तान का एक धड़ा जो भारत से खुश नहीं था, वो भारतीय प्रधानमंत्री के आने से पूर्व अपनी नाराज़गी को कुछ इस तरीके से दर्शाना चाहता था। खैर, ये युद्ध हुआ, और यदि हम पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को ध्यान दें, उस समय पाकिस्तान में किस प्रकार की राजनीति चल रही थी, क्योंकि बिना पाकिस्तान के आंतरिक राजनीति को समझे हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो आप सभी को बता देना ये ज़रूरी है कि उस समय पाकिस्तान के अंदर जो नवाज शरीफ की सरकार थी, जो 96 के अंदर चुनकर आई थी PMLN की, जिसका गठबंधन था MQM, जो कि अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी थी, और जल्दी हम देखते हैं कि सत्ता में आने के बाद नवाज शरीफ को वही सत्ता का नशा चूर हो गया। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के साथ अपने गठबंधन को तोड़ दिया। अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी को पाकिस्तान में अंडरग्राउंड होना पड़ा, खुद अल्ताफ़ हुसैन को लंदन निकल के भागना पड़ा, और उसके बाद फिर PMLN को, जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज थी, उसको सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान और कश्मीर और पंजाब की बागडोर मिलती है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जिस बलूचिस्तान प्रांत की हम बात कर रहे हैं, सरकार्डू, वही उसी से सटा हुआ हमारा सियाचिन का प्रांत था, जिसके ऊपर ये सारा विवाद चलने वाला था। इसके अलावा नवाज शरीफ ने सत्ता में आते ही खुद को पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वजीर आला बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने संविधान में 2 प्रकार के परिवर्तन किए। एक वो परिवर्तन जो कि उन्होंने 14वें अनुच्छेद के परिवर्तन के माध्यम से किए, जिसके अनुसार पाकिस्तान के अंदर अब किसी भी पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकता था, लेकिन नवाज का मुख्य निशाना उनकी अपनी पार्टी के लोग ही थे। और फिर इस तरीके से पार्टी पर उनका एक छत्र कंट्रोल स्थापित हो गया। दूसरी ओर उन्होंने राष्ट्रपति को बस नाम का बनाकर रख दिया। राष्ट्रपति की अब शक्तियाँ नाम की रह गईं पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ पाकिस्तानी इतिहास के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर उभरे। लेकिन एक समस्या यहाँ पर भी थी। 96 में जिस बेनज़ीर भुट्टो की सरकार के खिलाफ वो जीत कर आए थे भारी बहुमत से, उस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, देश में व्यापक बेरोजगारी थी। इन सब मुद्दों को वो पूरा करने में सफल थे, और फिर उन्होंने इससे बचने का तरीका निकाला। और कुछ लोग कहते हैं कि यही वो कारण था जिसने कारगिल जैसे युद्ध को जन्म दिया। खैर, 98 के मई के अंदर पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया, और उसे पश्चिमी जगत से आर्थिक मदद मिलना बंद हो गई, और इस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति पहले से और ख़राब हो गई। दूसरी ओर शरीफ खुर देश के अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की राजनीति का शिकार हो रहे थे। यदि आप इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे तो नवाज शरीफ उस समय के सेना प्रमुख जहांगीर, जो कि उनके बगल में हैं, उनके साथ आप उनको देख सकते हैं। जहांगीर और नवाज के साथ समस्या ये थी कि जहांगीर, जो कि परवेज़ मुशर्रफ के गुरु भी हैं, सीनियरिटी के आधार पर पाकिस्तान के अगले सेना प्रमुख बनने जा रहे थे। नवाज शरीफ को अपनी सत्ता में ये खटकता हुआ एक तीर जैसा लगा। उन्होंने उनको समय से पहले रिटायर करने के लिए प्रेशर बनाया और परवेज़ मुशर्रफ को सत्ता में ला दिया। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए, और इस तरीके से सेना का भी एक धड़ा नवाज शरीफ के खिलाफ हो गया। बाद में यही सेना का घड़ा उनके पतन का कारण बना। पाकिस्तान अपने 1 बिलियन के विदेशी रिजर्व के साथ 35 बिलियन के कर्ज की इकनॉमी बन गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो उनकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, असफल हो गई। विदेशी पूंजी खत्म होने लग गई, और नवाज देश के अंदर ही गरीबी और अन्य मुद्दों पर घिरने लग गए। बचने का तरीका नवाज ने ये निकाला कि क्यों ना वो विदेशी देशों की यात्राएं करे। इसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की यात्रा की, दोनों को शांति बरतने का संदेश दिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया को ये पसंद नहीं आया।
चाइनीज राष्ट्रपति जियांग से मीटिंग की और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बढ़ावा दिया। सिंगापुर मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार ट्रीटी की, जो कि बाद में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। जर्मनी, पोलैंड और बेल्जियम की यात्राएं की। मिला कुछ नहीं, उल्टा उन्हें बौद्धिक और इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के एक समझौता करना पड़ा। पाकिस्तान पश्चिमी चीज़ों की कॉपी नहीं बना सकता था। एक और घाटा लग गया। रहे सही कसर 98 के परमाणु परीक्षण ने निकाल दी। जून 98 में नवाज शरीफ की मुलाकात यूएन, यूएस और इजराइल के प्रतिनिधियों से हुई। नवाज शरीफ ने ये दिखाने का प्रयास किया कि उनका परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए है। नेतन्याहू को, जो कि उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे, ये भरोसा दिलाने का प्रयास हुआ कि वो इस कार्यक्रम का किसी भी प्रकार से पाकिस्तान किसी भी प्रकार से अरब देशों के सहयोग के लिए प्रयोग नहीं करेगा, यानी अरब देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ईरान के विदेश मंत्री कमल खराजी की मुलाकात पश्चिमी जगत को खटकने लगी। ईरान की ये मुलाकात इजराइल के लिए ऐसी थी जैसे कि पाकिस्तान अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। वेस्टर्न जगत उसके खिलाफ हो पड़ा और यहीं से नवाज शरीफ का राजनीति में पतन शुरू होता है। जहांगीर करामाती, जिनके विषय में हम बात कर चुके हैं, जो उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख बनने वाले थे, लेकिन उनको हटाकर उन्हीं के शिष्य को सेना प्रमुख बना दिया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो कई तरीक़ों से घेर पड़े। बाद में जहांगीर करामाती ने ये मामला कोर्ट के अंदर उठाया। और खैर, हम आगे बढ़ते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस युद्ध में दोनों ही देशों को किन अन्य पश्चिमी जगत के देशों या अन्य देशों से समर्थन प्राप्त हुआ। तो भारत को G8 देशों, यूरोपियन यूनियन, रूस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन पाकिस्तान को अगर समर्थन की बात करें तो पाकिस्तान को चाइना तक से समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। चाइना ने भी उसे इस मुद्दे को बातचीत की टेबल पर शांति से सुलझाने के लिए सलाह दी। आसियान देशों ने उसकी आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपना समर्थन नहीं दिया। परवेज मुशर्रफ ने इन सब बातों को अपनी किताब लाइन ऑफ फायर के अंदर रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पीछे हट जाना डिप्लोमेटिक समर्थन के अभाव का एक बड़ा कारण था। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के दबाव में आ गए शरीफ, और इस तरीके से पाकिस्तान को जैसा समर्थन चाहिए था उस प्रकार का कोई समर्थन उसे इस युद्ध के लिए प्राप्त नहीं हुआ। वहीं अगर हम दूसरी ओर बढ़ने का प्रयास करें तो हमको पता चलेगा कि उस समय के भारतीय सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिया मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी। उसके अंदर उन्होंने निम्न बातें रखी और कहा कि भारत ने इस युद्ध में अपने आप को भुक्तभोगी की तरह दिखाया, फलत पश्चिमी जगत का समर्थन उसकी ओर झुक गया। उसने ये दिखाया कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया, जिस समझौते के तहत पाकिस्तान ने ये कहा था कि वो फिर कभी युद्ध नहीं करेगा भारत से। दूसरी ओर पाकिस्तान ने बचने के प्रयास के तौर पर यह दिखाने का प्रयास किया कि ये हमला उसकी ओर से नहीं, ये हमला तो कश्मीरी मुजाहिदों द्वारा किया जा रहा है। कश्मीरी मुजाहिद ही इस हमले की असली वजह हैं। भारत ने उसके इस झूठे प्रपंच को भी एक तरीके से असफल कर दिया और पाकिस्तान मुंह की खा कर रह गया। यदि यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च व्यक्तित्व होता है जिसके इर्द गिर्द देश घूमता है, और उस समय भी ऐसा ही था। तो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस युद्ध के कारण 97 में उनकी सत्ता उनसे छिन गई। उनके ही देश में उनके खिलाफ सैनिक तख्ता पलट हुआ। बनना चाहते थे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वजीर आलम, लेकिन बन के रह गए सबसे कमज़ोर
प्रधानमंत्री, सेना का राजनीतिक मामलों में दखल बढ़ गया और इनकी सत्ता से विदाई हो गई। भारत के लिए अटल बिहारी वाजपेयी 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना संपूर्ण कार्यकाल पूरा किया। आप सभी को यहाँ बता देना आवश्यक है कि वाजपेयी का ये चौथा कार्यकाल था। इससे पहले उनके 3 कार्यकाल और भी थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वाजपेयी अपने अन्य 3 कार्यकालों को पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये युद्ध उनकी छवि को लोकप्रिय बनाने का एक कारण सिद्ध हुआ। भारत के लिए जो उन्होंने परमाणु परीक्षण को संपन्न करवाया, उसके लिए वो व्यापक प्रशंसा के पात्र हैं और भारतीय लोगों के लिए भारत के आधुनिक पिता के तौर पर भी आज वो देखे जा। यदि मैं राजनीतिक संकट में लाने का प्रयास करूं तो पाकिस्तान में इस युद्ध के बाद क्या हुआ ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान में लंबे समय से अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे सेना को एक मौका मिल गया और यहाँ हम देखते हैं कि सेना ने पाकिस्तान में किस प्रकार का राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। यदि मैं आपको ये बताने का प्रयास करूं तो कारगिल युद्ध के बाद नवाज शरीफ की सत्ता चली गई, ये हम सब जानते हैं। शरीफ के खिलाफ उस समय के पाकिस्तान के 4 बड़े जनरलों मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद अहमद और मुजफ्फर उस्मानी जैसे लोगों ने विरोध किया। विरोध का स्वर किसके स्वर में मिलता था ये हम सभी जानते हैं। फलत इसका परिणाम ये निकला कि जनरल मुशर्रफ की सरकार बन गई और जनरल मुशर्रफ फिर 14 अक्टूबर 1999 को नेशनल मीडिया पर आकर ये घोषणा करते हैं कि पाकिस्तान में संविधान को बर्खास्त किया जाता है। आज से पाकिस्तान में सैन्य शासन है। लोकतांत्रिक सरकारें अपने वादे को पूरा करने में असफल सिद्ध हुई। कारण जो भी हो, पाकिस्तान में एक और काला धब्बा उसके इतिहास पर लग गया कि सेना उसके राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी करती है और आज भी करती है। ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि भारतीय राजनीतिक मामलों की बात करें तो भारत की राजनीति ने इस मामलों से सबक लेने का प्रयास किया और इसका परिणाम क्या निकला। भारत ने डिप्लोमेटिक मामलों पर पाकिस्तान के साथ पुनर्विचार किया कि ऐसे मामलों के साथ हम रिश्तों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वाजपेयी ने कश्मीर शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को थोड़ा पीछे कर दिया। दूसरी ओर परमाणु कार्यक्रम में भारत को समर्थन तो मिला ही, भारत ने बॉर्डर एरियाज़ में विकास के कार्यों को बढ़ा दिया। यहाँ एक बात बता देना आवश्यक है कि उस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को जो सबसे ज़्यादा कमी झेलनी पड़ी वो थी पानी की, और इससे पता लगता है कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर था और हमारे सैनिकों ने कितनी बहादुरी से लड़ते हुए अपने शौर्य का पराक्रम उस युद्ध में प्रस्तुत किया। खैर, जो भी हुआ, सियाचिन पर भारतीय सेना का और भारतीय लोकतंत्र का नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरी ओर यदि मैं इस युद्ध से जन्मे आर्थिक संबंधों की ओर ले चलूं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का क्या हाल रहा इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के अंदर एक तानाशाह सरकार आई। वो तानाशाह सरकार जो कि अपने वादों पर तो असफल सिद्ध हुई, लेकिन उसने पाकिस्तान को विकास गति अवश्य 4% तक बढ़ा कर दी। पाकिस्तान की विकास गति जो नवाज सरकार में 3.7% की थी, मुशर्रफ सरकार में 7.4% की हो गई। राजनीति का ज्ञान रखने वालों को ये अवश्य पता होगा कि हमेशा डिक्टेटरशिप विकास लेकर आती है, लेकिन ये विकास अल्पकालिक होता है और व्यापक तो कभी भी नहीं। खैर, बेरोज़गारी भी पाकिस्तान में बढ़ी। कोई मुझसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि एक तरफ आर्थिक विकास और दूसरी तरफ बेरोज़गारी, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पर डाटास देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि 2001 तक पाकिस्तान में बेरोज़गारी किस दर से बढ़ी, और फिर चाहे वो रूलर हो या खुद पाकिस्तान मेन हो
या अर्बन क्षेत्र हो, ये गरीबी का स्तर तीनों ही जगह एक समान था देखने में। खैर, इस मामले में मुशर्रफ की काफ़ी आलोचना हुई, उन पे ये आरोप लगा कि उनका ये विकास बस अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। एक समर्थ देश बन चुका था, पहला इस्लामिक परमाणु संपन्न देश बन चुका था, इसलिए पाकिस्तान को इस्लामिक देशों का अंदर खाने से समर्थन प्राप्त हुआ और यही समर्थन उसके विकास के लिए कारण भी सिद्ध हुआ। यदि भारत के आर्थिक स्थिति के ऊपर मैं लाने का प्रयास करूं तो इस युद्ध के बाद भारत को मोटा मोटी 1% GDP का नुकसान हुआ। 8.9% से 7.9% पर वाजपेयी की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था आ गई। कारण क्या था? कारण था भारत का परमाणु परीक्षण। पाकिस्तान के लिए परमाणु परीक्षण के समर्थन के लिए उसके पीछे अमेरिका था, पश्चिमी जगत था, लेकिन भारत के इस कार्यक्रम में उसको समर्थन देने वाले देशों की व्यापक कमी थी। सियाचिन पर 1999 तक ही 9,050 करोड़ का खर्च आ गया। परमाणु कार्यक्रम के कारण भारत पर कई प्रतिबंध लगे। भारत को इन प्रतिबंधों से बाहर आने में कुछ समय लगा। दोनों देशों के रिश्तों में हमें किस प्रकार की कड़वाहट देखने को मिली, ये कोई बताने का विषय नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बच्चे बच्चे जानते हैं। इस युद्ध के बाद और आज तक भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे के प्रति शंका, भय और घृणा, ये तीनों भावों का मिक्स रूप देखने को मिलता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस युद्ध को अपनी अल्प कामयाबी के तौर पर प्रस्तुत किया। भारत ने इसे धोखा माना। आपसी रिश्ते फिर एक नए दौर में आ गए, ऐसे दौर में जहां पर इन्हें फिर से शुरू होना था। और अभी वर्तमान में ये रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। खैर, कभी भी राजनयिक रिश्ते आपसी भरोसों पर टिके होते हैं, ना कि इस प्रकार के धोखे पर। यदि सैनिकों के नुकसान पर आऊँ, सैन्य नुकसान पर आऊँ, तो इस युद्ध के अंदर मोटा मोटी कम से कम 35,000 सैनिकों ने भाग लिया। भारत के 30,000, पाकिस्तान के 5,000। भारत को 527 सैनिकों का नुकसान हुआ। 1363 सैनिक जो थे घायल हुए। एक सैनिक नचिकेता जी को युद्धबंदी बना लिया गया। पाकिस्तान ने अपने आंकड़े और इस्लामिक देशों के अनुसार पाकिस्तान के आंकड़े जो थे वो कम थे। भारत के 500 पार थे, पाकिस्तान के 400 थे। खैर, ये डाटा अल जजीरा का है। यदि वेस्टर्न जगत की बात की जाए, पश्चिमी जगत की बात की जाए, तो पश्चिमी जगत के अनुसार यह आंकड़ा 700 सैनिकों की शहादत तक था। मामला जो भी हो, 1300 सैनिक दोनों देशों के मिला जुला कर इस युद्ध में शहीद हो गए और दोनों ही देशों को ये समझ आया कि अब वो दोनों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। किसने गड़बड़ की, किसने क्या किया, ये हम आगे बात करेंगे। यदि घटनाक्रम की बात करूं तो पाकिस्तान 3 मई को भारतीय क्षेत्र में घुसा और इस बात की सूचना भारतीय अधिकारियों को उस समय भारतीय सेना के एक रिटायर जो सैनिक थे, यूसुफ, उनके साथियों द्वारा मिली। जल्द ही भारत ने एयर फायर किया। नचिकेता जी युद्धबंदी बना लिए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 जुलाई तक भारत ने टाइगर हिल पे विजय प्राप्त कर ली। 11 जुलाई तक अन्य प्रमुख चोटियां जीत ली। 26 जुलाई तक भारत ने ऑपरेशन विजय की सफलता या कारगिल की जीत की घोषणा कर दी। पाकिस्तान देखता रह गया, उसे समर्थन नहीं मिला, उसे इस युद्ध से पीछे हटना ही पड़ा। अब आते हैं निष्कर्ष पर कि ये युद्ध भारतीय क्षेत्र को क्या निष्कर्ष देता है, भारतीय राजनीति को और भारतीय सेना को क्या निष्कर्ष देता है। इस युद्ध से भारतीय राजनीति और सेना को ये पता लगा कि सेना तो लड़ेगी, शहादत देगी, लेकिन बुनियादी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसे चाहिए। यदि आप उसे ये नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको तैयार रहना होगा किसी बड़ी दुर्घटना के लिए,
खैर, भारतीय राजनीति ने इन डिमांडों को समझा, बॉर्डर पे रोड इत्यादि बनाने का कार्य तेज किया गया, नए मिलिट्री साजो सामान खरीदे गए, बनाए गए। यहाँ एक बात आवश्यक है बता देना कि हर देश की सुरक्षा उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आज के इस वैश्विक जगत के अंदर हर एक देश का हित दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं जुड़ा हुआ कि वो अपने हितों के अहित को देखते हुए आपका सहयोग करे। पाकिस्तान में फिर से उथल पुथल आ गई और इस उथल पुथल में भारत से रिश्ते लगभग 2001 तक खराब रहे। 2001 के बाद मुशर्रफ को भी अपनी कमियों का एहसास हुआ। मुशर्रफ ने वाजपेयी के साथ रिश्ते सही करने का प्रयास किया और फिर वही पुरानी राजनीति, पुरानों की गलती और आधुनिक दुनिया के लिए खामियाजा। संदर्भ के तौर पर आप यहाँ 2 आर्टिकल देख सकते हैं। एक है साउथ एशिया टाइम्स की छपी हुई इंडियन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, सक्सेस विद अ लिमिटेड लेगेसी। दूसरी और ऑफ इकोनॉमिक टाइम में छपी हुई कारगिल, व्हाट हैपेंड 20 years ago एंड व्हाई इट इज अनलाइकली टू हैपन अगेन को देख सकते हैं। 2 पुस्तकों में मैंने आपको लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की और वेद प्रकाश मलिक की पुस्तक बताई थी, उन सबको भी आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।